आज हम लोग पढ़ेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के अंतर्गत यूनिट 5 में टी.एच. ग्रीन। टी.एच. ग्रीन के बारे में अगर अपन देखें तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के अंतर्गत आदर्शवाद का अगर प्रमुख प्रतिपादक है तो मूल रूप से टी.एच. ग्रीन का नाम अग्रणी रूप से जाना जाता है। टी.एच. ग्रीन एक ऐसा दार्शनिक विचारक था जिसने मूल रूप से जो बात कही वो राज्य के अंतर्गत व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों के साथ साथ राज्य को महत्व दिया। टी.एच. ग्रीन का मानना था कि टी.एच. ग्रीन मूल रूप से ब्रिटेन का दार्शनिक था और उसने कहा कि राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा होती है। ऐसी स्थिति में ग्रीन का विचार निश्चित ही क्रांतिकारी था। राज्य का मुख्य कार्य व्यक्ति के श्रेष्ठ जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना और राज्य की संप्रभुता का स्रोत सामान्य इच्छा है। यानी कि टी.एच. ग्रीन मूल रूप से उपयोगितावाद, व्यक्तिवाद, उदारवाद और आदर्शवाद में संशोधन करने का सार्थक प्रयास किया। ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग टी.एच. ग्रीन की जो विचारधारा और दर्शन को देखें तो टी.एच. ग्रीन ने स्वतंत्रता के बारे में विचार दिए। स्वतंत्रता के बारे में टी.एच. ग्रीन का जो विचार और दर्शन जो था, टी.एच. ग्रीन मूल रूप से अपनी कृति के अंतर्गत कृति लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स ऑब्लिगेशन में स्वतंत्रता संबंधी विचारों का प्रतिपादन करते हुए वे रूसो और काम्टे की तरह अपने राजनीतिक विचारों का प्रारंभ स्वतंत्रता से ही करता है। तो वे स्वतंत्रता के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहता है कि स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता नहीं है, स्व इच्छा से किसी कार्य को करने या किसी वस्तु का उपयोग करने की मनमानी की छूट नहीं देता है। स्वतंत्रता का संबंध सद इच्छा से है जो केवल अच्छी नहीं होती बल्कि भौतिक भी होती है, क्योंकि अपने आप पर नैतिक प्रतिबंध लगाती है। अतः वह उसी कार्य करती है जो करने योग्य होते हैं। अतः टी.एच. ग्रीन ने स्वतंत्रता का अर्थ जो बात कही वो ये कही प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, बल्कि उसने कहा कि अनुचित कार्य नहीं करने चाहिए और हमेशा अनुचित पर उचित का प्रतिबंध होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में टी.एच. ग्रीन ने जो बात कही वो ये कहा कि व्यक्ति तभी स्वतंत्र है जब वह उस स्थिति में है जिसमें वह अपने व्यक्तित्व के आदर्श को प्राप्त कर सके, कानूनों का पूर्ण रूप से पालन कर सके और यह स्वीकार करे कि उसे उनका पालन करना चाहिए, अपने में विद्यमान क्षमताओं को पूर्ण विकास कर सके और इस प्रकार अपने जीवन को समर्थक बना सके। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं टी.एच. ग्रीन की जो विचारधारा है वो मूल रूप से स्वतंत्रता पर बल देने की है। टी.एच. ग्रीन ने स्वतंत्रता के दो प्रकार बताए, आंतरिक स्वतंत्रता और बाहरी स्वतंत्रता। आंतरिक स्वतंत्रता के द्वारा मानव विषय वासनाओं और बुरी मनोवृत्ति को अपने वश में करके अपने आप को स्वतंत्र बनाता है। इसका संबंध नीति शास्त्र से। इस प्रकार की स्वतंत्रता से मानव का चारित्रिक एवं नैतिक विकास होता है। अतः टी.एच. ग्रीन दूसरी बात कहता है बाह्य स्वतंत्रता। बाह्य स्वतंत्रता का अर्थ ऐसी बाह्य परिस्थितियों के निर्माण से है जिनका प्रयोग करके व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास कर सके। तो टी.एच. ग्रीन ने दो प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही। टी.एच. ग्रीन मूल रूप से स्वतंत्रता की जो विशेषताएं बताता है वो ये कहता है कि स्वतंत्रता विधेयात्मक स्वतंत्रता क्या है? विधेयात्मक। ग्रीन ने विधेयात्मक का तात्पर्य बताया सकारात्मक सोच
और सकारात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन करने के पीछे उसका कहना था कि राज्य के द्वारा व्यक्ति पर कानूनी या किसी अन्य प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन करते हैं। इन प्रतिबंधों के अभाव में ही व्यक्ति स्वतंत्रता का उपभोग कर अपनी उन्नति कर सकता है। इस प्रकार उन्होंने निषेधात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया और उपयोगितावाद की इस धारणा का खंडन किया कि विधात्मक स्वतंत्र खंडन किया और कहा कि विधात्मक स्वतंत्रता का अर्थ प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, बल्कि प्रतिबंध तो है लेकिन व्यक्ति स्वच्छंद होकर के कार्य नहीं कर सकता, अर्थात वह कुछ लिमिटेशन के अंतर्गत स्वतंत्रता का प्रयोग करता है। नंबर 2 आता है निश्चयात्मक स्वतंत्रता। निश्चयात्मक स्वतंत्रता, देखिए निश्चयात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है कि ग्रीन की स्वतंत्रता निश्चयात्मक है, क्योंकि व्यक्ति को केवल निश्चित कार्य करने की स्वतंत्रता होती है, वह उन्हीं कार्यों को करने में स्वतंत्र है जो योग्य या उचित है। वह धार्मिक एवं नैतिक दृष्टि से निंदनीय कार्य करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, जैसे जुआ खेलना है, शराब पीना है, चोरी करना है आदि। ये कार्य व्यक्ति को पतन की ओर ले जाते हैं। अतः व्यक्ति को सद कार्य करने की स्वतंत्रता है, अर्थात टी.एच. ग्रीन ने जो स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया वो कहीं न कहीं पर मोरली रूप से नैतिक रूप का उसके अंतर्गत भाव विद्यमान था। नंबर 3 स्वतंत्रता आत्मसंतोष नहीं। स्वतंत्रता आत्म संतोष नहीं। स्वतंत्रता आत्मसंतोष नहीं। ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ आत्मसंतोष नहीं है। व्यक्ति को बुरे कार्य करने में आत्मसंतोष नहीं है। व्यक्ति को बुरे कार्य करने में आत्मसंतोष मिल सकता है, लेकिन आत्मसंतोष अस्थायी होता है। वास्तव में आत्मसंतोष ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति की आत्मा में विकास कर सके, क्योंकि कोई व्यक्ति बुरा कार्य करके क्षणिक सुख प्राप्त कर सकता है, क्षणिक लाभ ले सकता है, लेकिन वो आत्मसंतुष्ट नहीं हो सकता है। लेकिन अच्छे कार्य करके व्यक्ति संतुष्ट होता है। नेक्स्ट आता है स्वतंत्रता विश्व आत्मा से सत्यापित। स्वतंत्रता विश्व आत्मा से सत्यापित। देखिए, जैसा कि हिगल ने कहा है, उसने राज्य के बारे में विश्व आत्मा की परिकल्पना की, उसी तरह मूल रूप से स्वतंत्रता जो है वो विश्व आत्मा की परिकल्पना करता है। ग्रीन ने स्वतंत्रता को विश्व आत्मा से सत्यापित होना माना है। उनका कहना है कि व्यक्ति को यथार्थ स्वतंत्रता तभी प्राप्त हो सकती है जब वह अन्य व्यक्तियों के साथ उस कार्य को करता है या किसी वस्तु का उपयोग करता है। व्यक्ति अपने में विद्यमान विश्व आत्मा के कारण प्रत्येक सामाजिक हित का कार्य करता है। नेक्स्ट आता है स्वतंत्रता वास्तविक संभावना। स्वतंत्रता वास्तविक संभावना। टी.एच. ग्रीन की जो विचारधारा है उसमें स्वतंत्रता केवल कानूनी संकल्पना ही नहीं बल्कि वास्तविक संभावना भी है। शेबाइन ने कहा है स्वतंत्रता केवल कानूनी संकल्पना नहीं बल्कि वास्तविक संभावना भी है, और स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति की वास्तविक क्षमता का विकास हो ताकि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो सके और उसे समुचित परिस्थितियों का निर्माण हो सके। अर्थात टी.एच. ग्रीन ने जिस विचारधारा को महत्व दिया उसने मूल रूप से वास्तविक स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के अंतर्गत क्या
जो है संभावना बन सकती है। और लास्ट आता है स्वतंत्रता राज्य में संभव। टीएच ग्रीन जो बात कहता है वो यह है कि स्वतंत्रता मूल रूप से राज्य में संभव है, क्योंकि राज्य के बिना टीएच ग्रीन ने व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास की परिकल्पना नहीं की। टीएच ग्रीन का मानना था कि स्वतंत्रता राज्य में संभव है। राज्य व्यक्ति के श्रेष्ठ जीवन के निर्माण हेतु परिस्थितियों का सर्जन करता है और ऐसी स्थिति के अंतर्गत राज्य में ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास संभव है। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, वो आता टीएच ग्रीन का अधिकार संबंधी सिद्धांत। अधिकार संबंधी सिद्धांत। देखिए, टीएच ग्रीन ने जिस विचारधारा का प्रतिपादन किया और जो हम देख रहे हैं, टीएच ग्रीन ने जो बात कही कि अधिकार क्या है। देखिए, टीएच ग्रीन व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करता है और ग्रीन स्वतंत्रता एवं अधिकारों के बीच में एक समन्वय स्थापित करता है। उसका मत है कि मानव चेतना स्वतंत्रता की मांग करती है। स्वतंत्रता अधिकारों की सुविधा देने से ही संभव हो सकती है। मानव जीवन का लक्ष्य आत्म अनुभूति है। इसे प्राप्त करने के लिए उसे कुछ विशेष प्रकार की सुविधाओं या भौतिक परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। ये परिस्थितियां ही उसे अपना आंतरिक विकास करके अपना आदर्श लक्ष्य प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है। यह सुविधा एवं बाह्य परिस्थितियां अधिकार है। वस्तुतः अधिकार मानव के आंतरिक विकास के लिए आवश्यक है। तो टीएच ग्रीन ने जो अधिकारों की बात कही, उसने इस बात पर बल दिया कि अधिकार व्यक्ति के द्वारा अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने की शक्ति है, जिन उद्देश्यों को वह अपने लिए हितकर समझता है तथा समाज व्यक्ति यह अधिकार इस आधार पर देता है कि इस अधिकार के प्रयोग से समाज का हित सिद्ध होगा। अर्थात टीएच ग्रीन ने जो अधिकारों की बात बताई वो ये बताई कि अधिकारों की सृष्टि कैसे होती है और प्रत्येक व्यक्ति आत्मचेतना के विकास के लिए अधिकारों का किस तरह से प्रयोग करता है। तो टीएच ग्रीन ने जो अधिकार बताए हैं और जिन अधिकारों की वे बात करता है, तो उसके अंतर्गत उसने प्राकृतिक अधिकार, कानूनी अधिकार और नैतिकता। तो टीएच ग्रीन जो बात अधिकारों की करता है वो कहता है प्राकृतिक अधिकार शब्द का प्रयोग उसी अर्थ में करता है जिस अर्थ में अरस्तु के द्वारा प्रयोग किया गया है। अर्थात जो लोक ने सामाजिक समझौते सिद्धांत के अंतर्गत मानव के जन्मजात प्राकृतिक अधिकार बताए हैं, लेकिन ग्रीन ने बताया कि आत्म विकास के लिए व्यक्ति की मांग और समाज के द्वारा स्वीकृत मनुष्य का विकास करने के लिए अधिकारों की जरूरत पड़ती है। दूसरा उसने बताया आदर्श अधिकार। आदर्श अधिकार प्राकृतिक अधिकारों को आदर्श अधिकार माना है ग्रीन ने, और ये ऐसे अधिकार है जिन्हें संगठित समाज की सद्भावना के आधार पर अपने समस्त सदस्यों को प्रदान करना चाहिए। यह अधिकार राज्य द्वारा स्वीकृत वास्तविक अधिकारों से अधिक विस्तृत और गहरे हैं। ये अधिक विस्तृत इसीलिए हैं क्योंकि व्यक्ति के नैतिकता से संबंधित होने के कारण ये वास्तविक अधिकारों से पहले के हैं। ये हमारे समक्ष ठोस मापदंड प्रस्तुत करते हैं। ये समाज को ऐसी प्रणाली प्रदान करते हैं जिस पर स्वयं राज्य को परखा जा सकता है। तो टीएच ग्रीन ने जो बात कही वो अधिकारों की बात कही, और नेक्स्ट उसने बताया अधिकार और कानूनी अधिकार। ग्रीन का मत है कि जो अधिकार राज्य द्वारा संरक्षित है उनका उल्लंघन करने वाले को राज्य से दंड मिलता है। उन्हें कानूनी अधिकार कहा जाता है। अधिकारों का वास्तविक अस्तित्व भी
राज्य के संरक्षण में ही संभव होता है। नेक्स्ट आता है अधिकार और नैतिकता। देखिए, ग्रीन की जो विचारधारा और दर्शन है, ग्रीन ने अधिकारों के साथ गहरा संबंध विभेद किया है। अधिकारों का नैतिकता के साथ गहरा संबंध यह है कि इसके बिना नैतिक जीवन व्यतीत किया जाना संभव नहीं है, क्योंकि अधिकारों का संबंध केवल बाहरी परिस्थितियों से है, जबकि नैतिकता का संबंध आंतरिक परिस्थितियों से है। और ऐसी स्थिति में राज्य कानून बनाकर व्यक्तियों को धर्म स्थान जाने के लिए बाध्य कर सकता है, लेकिन धर्म स्थान पर गए हुए व्यक्तियों को ईश्वर ध्यान लगाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं अधिकार है वो बाह्य परिस्थितियां हैं और नैतिकता है जो आंतरिक परिस्थितियां हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, वो आ रहा है आपका टीएच ग्रीन का राज्य संबंधी विचार। राज्य संबंधी विचार। देखिए, टीएच ग्रीन के बारे में, राज्य संबंधी विचारों के बारे में अगर अपन देखें तो राज्य के संबंध में अपने जो टीएच ग्रीन के जो विचार है, उसने हॉब्स, लॉक और रूसो के सामाजिक समझौते सिद्धांत का खंडन किया है। किसने? टीएच ग्रीन ने। उसने कहा कि राज्य को, टीएच ग्रीन का मत है कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है जिसका विकास क्रमिक रूप से हुआ है। जबकि आप लोगों ने देखा होगा कि इससे पूर्व की जो स्थिति थी वो मूल रूप से राज्य का जो निर्माण है, वो टीएच ग्रीन का ये मानना था कि राज्य का जो विकास है वो मूल रूप से सामाजिक समझौते के द्वारा हॉब्स, लॉक, रूसो ने जो विचारधारा दी उसके विपरीत टीएच ग्रीन बात करता है कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है और इसका क्रमिक रूप से विकास हुआ है। इस बात का भी खंडन करता है कि राज्य संप्रभु अपनी शक्ति के बल पर कानूनों का पालन कराता है, क्योंकि टीएच ग्रीन ने कहीं पर भी निरंकुशता का प्रतिपादन नहीं किया। और ऐसी स्थिति में उसका मत है कि राज्य का आधार शक्ति नहीं, इच्छा होती है। और इस संदर्भ में आगे यह भी कहते हैं कि शासन वही अच्छा और सर्वश्रेष्ठ है जो लोगों के दिल पर राज करें, न कि शरीर पर करें। टीएच ग्रीन बहुत क्लियर, स्पष्ट कहता है कि शासन सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। जिस प्रकार मनु ने मनुस्मृति के अंतर्गत कहा कि मनु का राजा कभी भी निरंकुश नहीं हो सकता, बल्कि मनुस्मृति में जो राजा है वो प्रजा का सेवक होता है और वह शरीर पर नहीं बल्कि दिल पर उनके शासन करता है। यदि संप्रभु निरंकुश होता है तो उस राज्य के अंतर्गत टीएच ग्रीन कहता है अराजकता व्याप्त हो जाएगी। और जो है इस प्रकार राज्य का जो स्वरूप टीएच ग्रीन ने निर्धारित किया वो वेलफेयर स्टेट यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना की। और वह यह भी कहता है कि यदि राज्य जन इच्छाओं एवं आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतरता है तो जनता को यह अधिकार है कि वह ऐसे राज्य का विरोध करें। अतः राज्य का प्रमुख लक्ष्य यह होता है कि वे जनता के आत्म विकास की समस्त सुविधाएं प्रदान करें। इस तरह से टीएच ग्रीन ने जो राज्य का सिद्धांत दिया वो नंबर 1 पर आता है कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था। राज्य क्या है? प्राकृतिक संस्था, नंबर 1। राज्य क्या है? प्राकृतिक संस्था है। राज्य कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक संस्था के द्वारा निर्मित संस्था नहीं है और राज्य एक जो है प्राकृतिक संस्था है। और राज्य का विकास क्रमिक रूप से हुआ है। मानव चेतना से स्वतंत्रता संभव है, स्वतंत्रता अधिकारों में निहित है और अधिकारों के लिए राज्य की आवश्यकता है। अतः ग्रीन ने जो बात कही वो कहीं पर भी शक्ति राज्य की व्यवस्था का खंडन किया और उसने कहा राज्य का आधार इच्छा माना है न कि शक्ति। उसकी दृष्टि में राज्य
प्राकृतिक संस्था है, क्योंकि मनुष्य अनिवार्य रूप से सामाजिक प्राणी है। और अरिस्टोटल ने जो बात कही कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अगर वह समाज के बिना रहता है तो या तो वह पशु है या फिर देवता है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि टीएच ग्रीन का जो विचार है वो यह है कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, न कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बल्कि मनुष्य के द्वारा निर्मित संस्था है और इसका विकास धीरे धीरे चलता आ रहा है। नंबर 2, राज्य का निर्माण। राज्य का निर्माण, देखिए राज्य के निर्माण की जहां तक बात है, रूसो के समान ग्रीन ने भी व्यक्तियों में 2 इच्छाओं का होना स्वीकार किया है। प्रथम सद इच्छा और दूसरी स्वार्थ इच्छा। यानी कि रूसो ने क्या कहा था, आदर्श इच्छा और यथार्थ इच्छा, और ये क्या कहता है, सद इच्छा और स्वार्थ इच्छा। तो व्यक्ति की जो सद इच्छा है वो तो क्या है, नैतिकता से प्रेरित है, और जो स्वार्थ की इच्छा है वो मूल रूप से क्या है, अपने स्वार्थ के लिए बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं टीएच ग्रीन की जो विचारधारा है वो मूल रूप से सामान्य इच्छा जो है सामान्य हितों में अभिव्यक्त करती है। अतः हितों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए सर्वोच्च शक्ति संपन्न राज्य का निर्माण किया गया है। राज्य का आधार, टीएच ग्रीन कहता है कि राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं। इच्छा है, राज्य का आधार क्या है, इच्छा, शक्ति नहीं। मैंने सबसे पहले कोटेशन इसी से शुरू किया था कि टीएच ग्रीन ने कहा कि राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं। ग्रीन का कथन है कि राज्य का वास्तविक आधार इच्छा है, शक्ति नहीं। अर्थात राज्य की उत्पत्ति में इच्छा का हाथ है, न कि शक्ति का। लेकिन व्यक्तिवादी, साम्यवादी और अराजकतावादी राज्य को केवल शक्ति का ही परिणाम मानते हैं। ग्रीन का मत है कि जो राज्य भय उत्पन्न कर अपनी आज्ञाओं का पालन करवा सकता है, लेकिन वह स्थायी समय तक अपना अस्तित्व कायम नहीं रख सकता। तो राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं। इसके लिए उन्होंने 2 सिद्धांत दिए, राज्य के द्वारा अधिकारों की रक्षा और शक्ति का प्रयोग इच्छा अनुसार। यानी कि इन 2 आधारों पर हम लोग कह सकते हैं कि ग्रीन मूल रूप से राज्य को महत्व देते हैं। अब ग्रीन ने जो राज्य के कार्य बताए हैं, टीएच ग्रीन ने जो राज्य के कार्य बताए, क्योंकि राज्य का स्वरूप उसने वेलफेयर स्टेट स्थापित किया था, तो नंबर 1 आता नैतिक कार्य। टीएच ग्रीन का मानना है कि राज्य एक नैतिक संस्था है। राज्य को व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए ऐसे अनेक नैतिक कार्य करने चाहिए जिसके द्वारा ऐसी आवश्यक परिस्थितियों का निर्माण हो सके जिससे व्यक्ति का आध्यात्मिक जीवन कुशल हो सके, उसका दर्शन का विकास हो सके और उसमें इस तरह की नैतिकता की भावनाओं का विकास हो सके जिससे वो अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होकर के राज्य के निर्माण के अंतर्गत अनेक ऐसे कार्य करें जिससे राज्य का, व्यक्तियों का और समाज का और स्वयं का भी आध्यात्मिक विकास हो। नंबर 2, राज्य की शक्ति सीमित। टीएच ग्रीन निरंकुश राज्य को कहीं पर भी महत्व नहीं देता है। वो टीएच ग्रीन के जो इच्छा थी वो स्व इच्छा को कहीं पर भी महत्व नहीं देता है। इस विशिष्ट कार्य के संपादन में राज्य को समाज के बाह्य आक्रमणों से रक्षा करनी पड़ती है और समाज के परंपरागत अपराधों पर अंकुश लगाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि टीएच ग्रीन की जो भावना थी वो कहीं न कहीं पर निरंकुश राज्य की परिकल्पना पर महत्व नहीं देता था। नेक्स्ट नंबर 3 आता है निषेधात्मक कार्य। निषेधात्मक कार्यों से तात्पर्य है कि निषेधात्मक दृष्टि से जैसी वह यह मानता है कि अज्ञान, शराबखोरी, भीख मांगनापन मानव के नैतिक विकास के मार्ग में बाधाएं हैं। शराब पीना, जुआ खेलना, भीख मांगना, बदमाशी करना, मर्डर करना,
जिन्हें दूर करने के लिए राज्य समय समय पर ऐसे कानूनी प्रतिबंध लगाए और कानूनी उपाय उठाए जिसके माध्यम से इन चीजों को रोका जा सके। इस प्रकार निषेधात्मक क्षेत्र में स्वस्थ नैतिक जीवन की आवश्यकताओं को बनाए रखने के लिए राज्य व्यक्तियों को स्वच्छ रहने, शराब नहीं पीने और माता पिता का और बच्चों को पढ़ाना, माता पिता को प्रणाम करना, अर्थात टी.एच. ग्रीन मूल रूप से एक नैतिक प्राणी था और राज्य को वेलफेयर स्टेट बनाना चाहता था। नेक्स्ट आता है विधेयात्मक कार्य। विधेयात्मक दृष्टि से राज्य के कार्य क्षेत्र की व्याख्या करते हुए ग्रीन राज्य को अधिकार प्रदान करता है कि वह नैतिकता के विकास हेतु जहां उपयुक्त समझे वहां हस्तक्षेप करें और आवश्यक हो तो बल का प्रयोग करें। मतलब कि नागरिक जीवन में राज्य का यह हस्तक्षेप कुछ सीमा तक होगा, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो टी.एच. ग्रीन की मान्यता है कि वे हस्तक्षेप करके उन्हें सुरक्षित करें ताकि कोई भी व्यक्ति गलत कार्य नहीं कर सके। नेक्स्ट आता राज्य का कार्य बाधाओं का निवारण। जो समाज के अंतर्गत, जो राज्य के अंतर्गत जो बाधाएं हैं उनको दूर करने के लिए टी.एच. ग्रीन मूल रूप से बाधाओं को दूर करने की बात भी वह कहता है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं टी.एच. ग्रीन की जो मान्यता है वो मूल रूप से राज्य के द्वारा समाज के अंतर्गत अनेक ऐसी बाधाओं को दूर करने के लिए भी वे कार्य करें। तो इस दृष्टि से टी.एच. ग्रीन की विचारधारा का भी महत्व बना हुआ है। नेक्स्ट जो हम अपना टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है हेरेंड लास्ट।